माय डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट पॉइंट इज ओके। वैसे तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हम लिख रहे हैं, आप 10th क्लास से पढ़ के आए हो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो फिर भी क्यों पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट के। यहां लिख रहे हैं हम, नोट करिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर is called the electric current। बताइए, क्लियर है? ठीक है, जो अब तक हमने हुआ क्या, पहले आप बात समझ भी लीजिए। अब तक हमने पिछले दो चैप्टर जो पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ध्यान से समझना मेरी बात को। इन दोनों में चार्ज क्या था, स्टैटिक में था। स्टैटिक मतलब रुका हुआ था। दोनों में ही कंडीशन में, दोनों ही चैप्टर में चार्ज क्या था, रुका हुआ था, स्टे था, है ना। देखो यहां पर मैं कहूं कि इस पॉइंट पर चार्ज, इससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, या इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, जो हमने कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर हमने दो चार्ज ले लिए थे, कूलॉम्स लॉ ना करा था हमने, है ना, कूलॉम्स लॉ। ये दोनों भी कैसे थे, ठीक है, रुके हुए थे, है ना, स्थिर थे। लेकिन अब इस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में क्या हुआ, चार्ज ने फ्लो करना शुरू कर दिया। ऐसा भी याद रखना। बात समझ में आ रही है क्या कहा मैंने अभी? ठीक है, पहले दोनों चैप्टर में हमने चार्ज जो थे वो कैसे थे, ठीक है, रेस्ट पर थे, कैसे ही समझ लो, कैसे हैं, रेस्ट पर। लेकिन चैप्टर नंबर 3 में चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जब चार्ज फ्लो करता है उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गई बात? अब तो यही हमने यहां पे लिख दिया। अब जब चार्ज फ्लो करता है उसमें हम साथ में बस क्या ले लेते हैं, टी और ले लेते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाय, आई। किससे डिनोट करते हैं? आई से, राइट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन टी। ये भी आपने पढ़ा होगा वैसे 10th में, है ना। लेकिन अब समझ लो, अब यहाँ पे बताओ, बात समझ में आ गई? क्या था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब ही क्या होता है, जब अपॉन में टाइम आ जाए, ठीक है, तो वहां पे हम रेट लगा देते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी चीज, टाइम के अलावा कोई भी चीज जब अपॉन में आती है तो हम क्या लगाते हैं, यूनिट लगाते हैं, ठीक है। कि वैसे हम यहाँ पे भी यूनिट टाइम कह सकते हैं। द रेट ना कह के द यूनिट टाइम ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। क्लियर है? ये बताओ, अब लिख दोगे अपने पास से। इसके किससे डिनोट करते हैं इसे हम, आई से, है ना। यहाँ पे कैपिटल क्यू भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्यू स्मॉल बना रहे हैं तो स्मॉल ही बनाते चले जाएंगे सब में। इसकी वो क्या है, यूनिट, एस आई, यूनिट इज एम्पियर, जिसे हम किससे लिखते हैं, सिंपल क्या है इसका, ए, ठीक है। इसकी एस आई यूनिट क्या है, एम्पियर। और ये भी लिख रहे हैं हम, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहां पे अब ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि जब ये करंट स्केलर क्वांटिटी है तो फिर हम इसे एरो से तो लगाते हैं कि भाई देखो इधर को करंट, इधर को फ्लो हो रहा है। ये अगर हमने कोई ऐसे वायर ले लिया, देखो करंट ऐसे जा रही है भैया, ऐसे, ठीक है, ऐसे कराते हैं हम। बात समझ में आ रही है? तो अब आप कहोगे सर ये स्केलर क्यों हुई, ये तो वेक्टर है और इसके पास देखो मैग्नीट्यूड भी है। मैं कहूं अगर इसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो तुम कहोगे सर ये मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, तो ये तो वेक्टर हो गई। तो इसका आंसर मैं आपको ये दूंगा कि जरूरी नहीं है हर देखने वाली चीज जो आपको दिखाई दे रही है ऐसे वो वेक्टर ही हो। क्यों? कि वेक्टर होने के लिए भी इसका अपना एक रूल होता है। बात समझ में क्या कहा मैंने?
कोई चीज दो क्वांटिटी वेक्टर हैं तो उनका जो रूल है वो ये होता है। तो सुनो, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ये मान लीजिए 4 है, और एक वेक्टर ये है, ये मान लीजिए 3 है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका 3। अब मैं इनका रिजल्टेंट मालूम करूं तो ये तो आपने पढ़ा होगा 11th में भी, तो इनका रिजल्टेंट पता क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ में आ रही है? इसी टाइप से अगर दो करंट, अब देखो एक मिनट यहां समझ लो बात, एक ये करंट और एक इधर से करंट, इसमें है 3 एम्पियर और इसमें है 4 एम्पियर, और इस वायर में गुजार रही हैं, दोनों को हमने इससे कंबाइन कर दिया, ये इसका जंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं पूछूं कितनी करंट है, तो आप कितनी बताओगे, कितनी बताओगे, 7 एम्पियर, ठीक है। तो एक वो रूल होता है सम ऑफ वेक्टर, क्या कह रहे हैं हम, सम ऑफ वेक्टर। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, आपको लग तो रही है कि वेक्टर की तरह है, एरो बना दिया है आपने, अगर वो इसके इस स्केल पर, ठीक है, सही नहीं उतरती है, एक्यूरेट नहीं उतरती है सम ऑफ वेक्टर पर, तो हम उसे स्केलर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने दो वायर लिए, एक को कितना करंट दिया हमने, 4 एम्पियर, कैसी मान लीजिए ऐसे, और एक को दिया 3, और इनका रिजल्टेंट जो है वो 7 आया। जबकि अभी हमने देखा अगर दो वेक्टर लेते हैं हम 3 और 4, तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आता है, 5 आता है। तो इसका मतलब सम ऑफ वेक्टर पर ये स्केल पर सही नहीं बैठ रहा, तो इसीलिए ये क्या है, क्वांटिटी स्केलर है। बात समझ में आ गई? तो आप उसे यह आंसर दोगे अगर कोई आपसे मालूम करेगा, ठीक है, कि भाई सम ऑफ वेक्टर के रूल जो है वो इसे फॉलो नहीं करती, इलेक्ट्रिक करंट सम ऑफ वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं करती, ठीक है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ये बात क्लियर हो गई, नोट करिए आप इसे। सेकंड टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी? दूसरा पॉइंट, इसे समझ लीजिए पहले, फिर उस चीज से हम थ्योरी बना देंगे, ठीक है, फॉर्मूले से। करंट डेंसिटी को हम जे से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, जे, स्मॉल जे से लिख देते हैं, और ये इक्वल होती है आई अपॉन ए। किसके इक्वल होती है, आई अपॉन ए। ये है करंट डेंसिटी। मतलब क्या हुआ, देखो अभी अभी जो मैं बात बता रहा था आपसे, कि अपॉन में देखो क्या दिख रहा है आपको, एरिया। तो एरिया के से पहले क्या लगा देंगे हम, यूनिट, ठीक है, एरिया। बात समझ में आ गई? बात ये समझो, मान लीजिए हमारा जो बोर्ड है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसे मान लीजिए कंडक्टर होता, ठीक है, और हमने इसमें करंट फ्लो करा दी होती, तो अब मैं आपसे ये पूछता कि करंट पूरे में फ्लो हो रही है आई, ठीक है, अगर मैं यहां पे हाथ इतना रख दूं तो इस एरिया से कितनी करंट फ्लो होगी, तो आप तब भी आई कहोगे। मतलब बस कितने एरिया से, मगर इतने एरिया से, ऐसे हाथ रखा मैंने, देखो इतने एरिया से बताओ मुझे। तो ये जो एरिया होगा इससे जो भी करंट फ्लो होगी इससे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, करंट डेंसिटी। बात समझ में आ गई? यही बात हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है, नोट करिए। द अमाउंट ऑफ substance of current per unit area, ठीक है, it is denoted by J। बताइए सही है? बस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। ये भी कह सकते हैं, यहां पे बाद में लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहां पे, इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाई जे। अब बताओ सही है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अगर मैं इसकी यूनिट मालूम करूं तो क्या बताओगे आप, तो इसकी एम्पियर और इसकी मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है, करिए नोट।
और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक है, लिख लेना चाहे, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्या होते हैं भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? लिखना है भाई, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है, पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द another is called electrical conduction। नीचे लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड is caused by the movement of electron। ये मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है, कि भाई जितने भी सॉलिड है उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, होती है वो किसकी वजह से होती है? क्लियर है? इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या है? ठीक है, तो बस क्लियर है, नोट करिए इसे भी। तो फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा? फोर्थ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इनका मतलब क्या है इसका, ये बात समझ लो आप। तो अभी मैं आपसे बता रहा था कि सॉलिड में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की। ये तो बताया था अभी आपसे मैंने। वायर हो चाहे जो हम स्विच ऑन कर रहे हैं, फैन चल रहा है, समझ लो बल्ब जल रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर है? अब मान लीजिए ऑप्शन आ जाए वहां पे पेपर में, अभी से समझा रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ, पहले ये समझो, है ना। वहां लिखा हो कि किसी भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्रोड्यूस बाय, वहां ऑप्शन दिया हो, ए इलेक्ट्रॉन, बी लिखा हुआ हो फ्री इलेक्ट्रॉन, सी में लिख दिया हो प्रोटॉन, डी में लिख दिया हो नन ऑफ दीज। बात समझ में आ रही है? तो आप पता किस पे टिक लगाओगे? इस पे, ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगर हाँ ये ऑप्शन ही ना दिया होता फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो फिर हाँ इस पे मान लेते फिर तो हम। अब आप कहोगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसका क्या मतलब है? तो अब मैं वही बात आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, सुनो, ये इलेक्ट्रॉन वैसे ये बताइए पाए कहा जाते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे एटम के अंदर। कहाँ मिलते हैं? एटम में। एटम कैसा होता है? एटम का स्ट्रक्चर बता दो, तो आप कहोगे सर ऐसा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं जो कि कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद पहला ऑर्बिट आता है, इसमें क्या होता है? मिनिमम मतलब सॉरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा ऑर्बिट आता है, दूसरी शेल है, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, 8 होते हैं मैक्सिमम, वैसे कम भी हो सकते हैं, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट का स्विच ऑन करते हैं, हमें फैन चलाना है या बल्ब चलाना है, स्विच ऑन कर दिया, तो हमने क्या करते हैं? तो वो जो वायर होता है उसके सिरों के बीच क्या क्या प्रोड्यूस होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसके दूसरी, तीसरी, चौथी जितने भी ऑर्बिट हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उन ऑर्बिट को छोड़ के, ठीक है, कहां निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई है या नहीं आई? ये बता दो, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी। तो करंट जो प्रोड्यूस हो रही है सॉलिड में वो किसकी वजह से हो रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन की। अब याद रखना है, तो क्योंकि इसी का नाम बार बार आता रहेगा पूरे चैप्टर में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब एक बात बताओ, ये जो करंट इलेक्ट्रॉन भागा हुआ जा रहा है आगे को, तो इसकी कुछ ना कुछ तो अपनी वेलोसिटी होगी। उस वेलोसिटी को ही कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डी फॉर ड्रिफ्ट, वी फॉर वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वीडी से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गई बात ये वाली? तो बस यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी
with which free electron move is called their drift velocity. ठीक है, it is denoted by Vd. अब बता दो बात समझ में आई कि नहीं। और ये जो इसकी वैल्यू होती है ये भी याद रखना आप, Vd की अप्रोक्सीमेट 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, आगे को चलते हैं 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये अप्रोक्सीमेट आती है निकल के लगभग, तो नोट करिए इसे आप। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ पॉइंट इज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है भाई, अब ये क्या है भाई, ये भी समझिए, बहुत जरूरी है समझना। सुनो, जैसे मान लीजिए वायर है, ठीक है, हमने स्विच ऑन कर दिया, इसके सिरों के बीच क्या प्रोड्यूस कर दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो क्या हुआ, तो इसके अंदर जो एटम है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे। अभी मैं आपको ये बता रहा था। तो मान लीजिए यहाँ भी एटम है, यहाँ भी, इसमें तो हजारों लाखों एटम होंगे। ठीक है, तो हर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस एटम से निकला, तो आगे भी तो एटम था, तो वहां से भी तो इलेक्ट्रॉन निकल लिया होगा। जैसे ही वहां से निकला होगा तो आपस में क्या होते हैं, वो टक्कर मार देते हैं एक दूसरे को, क्या लगते हैं उनमें, कोलाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कोलाइड। ठीक है, और जो दो, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक ही है, तो जैसे ही ऐसा करके टकराते हैं, तो दो टक्कर, जो दो कोलाइजन होते हैं ऐसे, 1 2, इसमें जितना भी टाइम लगता है उसे ही बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ में आ गई अब। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, 1 2, समझ में आई बात। लगातार कुछ तो टाइम लगा होगा, कुछ तो टाइम लगा होगा, वही कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं यहां पे, द टाइम टेकन फॉर टू collisions of free electron is called relaxation time. It's represent by tau. इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहां तक नोट करिए इसे भी, फिफ्थ पॉइंट को। कर लिया होगा। हम इससे पहले आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। पहले थ्योरी जैसा आप करा रहे हैं, है ना, ऐसे ही थ्योरी, फिर उनके एग्जाम्पल पर वीडियो बना चुके हैं, फिर उनके एक्सरसाइज पर। इसी टाइप से दूसरे चैप्टर पे भी ऐसे किया। अभी हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है, और इसमें भी हम इसके बाद क्या करेंगे, सब थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद एग्जाम्पल कराएंगे सब आपको, और सारे के सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। आपको कहीं भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह हमारा आपसे प्रॉमिस है। तो 6th पॉइंट देखते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। क्या होते हैं चार्ज कैरियर्स, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। पहले तो मैं आपको बता दूं चार्ज कैरियर क्या है, पहले ये समझ लो, मोबिलिटी बाद में समझेंगे। अभी हमने बात करी थी, जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड मतलब वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है बाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। मान लीजिए कोई लिक्विड है, जैसे मान लीजिए वाटर। ठीक है, लिक्विड लाइक वाटर। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो किसकी वजह से होती है, ठीक है, आयंस।
याद रखना है बात, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इनकी वजह से होती है। बात समझ में आ रही है? सही है। तो यही क्या कहलाएंगे, अब मैं पूछूं लिक्विड में चार्ज कैरियर क्या है, तो आप कहोगे आयंस। मैं कहूंगा सॉलिड में चार्ज कैरियर क्या है, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? या फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर फ्री है तो सही है। तो इसे बोलते हैं चार्ज कैरियर। आगे बढ़े, समझ में आ गई बात ये। और इसीलिए कहा जाता है वाटर में जब करंट आ जाती है जैसे, तो वो डबल हो जाती है, इसीलिए कि उसमें दो आयन होते हैं ना, H2 ऐसे तो टूटते हैं, H प्लस OH माइनस। बताओ, तो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, दो आयन, तो डबल करंट हो जाती है, इसलिए उसमें बचने का खतरा ज्यादा हो जाता, मतलब सॉरी, बचना बहुत भारी पड़ जाता है। तभी तो कहते हैं जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो उसमें जब वो चल रही हो ना राउंड, तो उसमें कभी भी हाथ डाल के कपड़े नहीं निकालने चाहिए, पता ना कब क्या फॉल्ट हो जाए। इलेक्ट्रिकल है भैया, कोई भी चीज, कौन सा वायर निकल जाए है ना, तो उसमें करंट आ जाए, तो करंट आते ही समझ लो वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी अपनी क्वांटिटी की। क्यों? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। जैसे हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिव होते हैं, है ना, लेकिन उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन दोनों होते हैं, इसलिए करंट क्या हो गई वहां पे, डबल हो गई। ठीक है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो अब यहाँ पे पहुंच जाए, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या है भाई, तो इसे भी हम इससे समझेंगे। इसे हम म्यू से लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट म्यू से, और म्यू इजिकल टू होता है VD अपॉन E। ये इसकी इसी से बनाएंगे इसकी डेफिनेशन। बात समझ में आ गई? क्या है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पहुंची हुई है, अपॉन में, तो क्या लगा देंगे, यूनिट। आ रही बात समझ में? तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपके, द, चाहे ऐसे लिख दो, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD and applied electric field E is called the mobility of charge carrier। क्लियर होगी बात यहां तक, है ना? और किससे डिनोट कर रहे हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू इजिकल टू क्या है हमारे पास, VD अपॉन E। क्लियर है? म्यू इजिकल टू VD अपॉन E। सही है ना? इसकी यूनिट बताओगे आप? तो देखो इसकी क्या होती है, वेलोसिटी है यार, वेलोसिटी क्या होती है मैं यहां अलग बताऊं पहले, मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या होती है, वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन पर कूलम भी बिल्कुल सही है, वोल्ट प्रति मीटर भी, इसीलिए इसकी दो यूनिट आ सकती हैं। तो मीटर ऊपर पहुंच जाएगा, तो मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी। अगर दूसरी यूनिट से निकालना चाहोगे, आप कहोगे सर ई की यूनिट तो न्यूटन पर कूलम भी होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सी ऊपर पहुंचेगा, है ना, मीटर कूलम, ऐसे करके लिखना, कूलम मीटर, कूलम ऊपर पहुंच गया है ना, कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड। सही है, ऐसे करके लिखना, कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, चलिए, कूलम मीटर पर न्यूटन सेकेंड, दोनों ही यूनिट इसकी बिल्कुल सही है, नोट कीजिए। कभी कभी ये पूछ लेता है, ये जो म्यू है इसमें और आई, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो देखते हैं। नोट कर लिया आपने, है ना, ये क्या है, देखें, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड आई। बताओ, तो अब मैं यहीं से ला रहा हूं, देखो, तो हम क्या जानते हैं भाई, सिंस वी नो दैट, हम ये जानते हैं, बताइए, ठीक है। अब हमने देखा यार म्यू में और आई में रिलेशन चाहिए, इसमें आई तो है नहीं, ठीक है, तो आई का क्या करें, तो एक फॉर्मूला होता है, आई इजिकल टू NEAVD। आपको गए कहां से आ गया, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अब चलेगा 6, ठीक है, उसमें हम ये प्रूफ कराएंगे।
कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनमें रिलेशन क्या है। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया ये फॉर्मूला, रटा हुआ होना चाहिए, रट लेना बुरी तरह। इसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, सुनो। इसे बच्चे इससे याद रखते हैं वीना के नाम से, I इज इक्वल टू वी ना। जैसे नाम नहीं होता किसी का, देखो मैं हिंदी में ऐसे लिख दूंगी वीना, ये कह रहा हूं मैं वीना, तो वीना, ठीक, कभी नहीं भूलोगे। बस ये क्या है यहाँ पे एरिया, ये एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब ड्रिफ्ट है तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं वीडी, तो वीना, ऐसे याद रख लोगे आप, ठीक है। तो क्या कहा मैंने अभी आपसे, याद रख लोगे अभी सर, I इज इक्वल टू एन है वीडी, तो वीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, I अपॉन एन ई ए। तो इसकी यहां पर हम क्या लगा देंगे, I अपॉन एन ई ए, और ये क्या है E, ये इनमें क्या आ गया रिलेशन, जैसे ही पूछे भाई, ठीक है। तो हम सब कुछ आना चाहिए। अगर मान लीजिए वो कहे कि म्यू और करंट डेंसिटी में रिलेशन बताओ, तो करंट डेंसिटी क्या होती है I अपॉन है, तो इसी की सॉरी, ठीक है, I अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। देखो फिर लिख रहा हूं मैं, जे इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम, I अपॉन है, तो I भी दिख रहा है आपको, अपॉन में ए भी, तो हम म्यू इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जे अपॉन एन ई, ये बताओ सही ना है। तो जैसे भी रिलेशन आए तो आपसे तो आना चाहिए कि उस फॉर्म में लिखना, ठीक है। नोट कीजिए अभी फिर भी सारी बातें, कर लिया, कर लिया नोट। तो कैसा लगा आपको हमारा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बातें करेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। सारी थ्योरी जितनी भी कंप्लीट है, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की, कुछ नहीं छोड़ने वाले हम, ठीक है। तो अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज कर दीजिए, देर किस बात की है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, और नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको बेल आइकन जो है जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको क्या मिल जाए, उस पर नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।